नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में 62,000 से ज़्यादा कुल संक्रमित, देश में 14,011 की गई जान। दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4,40,000 के पार पहुंच गई है। अधिक आबादी के बावजूद भारत में प्रति लाख व्यक्ति पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दुनिया में कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,48,000 हो गई है और ठीक होने की दर 55.77% पर पहुंच गई है। वर्तमान में संक्रमण के 1,78,014 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के इलाज के दावे वाली पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक, मांगा ट्रायल का डेटा। कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र ने रोक लगा दी है। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज के दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया तो उसे ड्रग एंड रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। राजधानी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली अब तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। पहले तमिलनाडु दूसरे नंबर पर था। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उपराज्यपाल साहब ने अब जो नई व्यवस्था बनाई है कि कोरोना के हर मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है, इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई है। व्यक्ति को पॉजिटिव आते ही क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ता है। अगर वो नहीं जाता तो उसे पुलिस और प्रशासन के फोन आने लगते हैं। कोरोना संकट के बीच एक शातिर युवक ने प्लाज्मा दान करने के नाम पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से 900 रुपये ठग लिए। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल अपने किसी जानकार को प्लाज्मा दान कराने में मदद कर रहे थे। पुलिस के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शनिवार को शिकायत मिलने पर धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्डो में सोमवार को हुई भारत चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने पर सहमति जताई है। भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा, कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता भारत चीन के बीच सोमवार को सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दोनों देशों की सेनाओं ने सहमति जताई है कि वे पीछे हटेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। भारत के खिलाफ उसकी चालबाजी बेकार साबित हुई है। ताज़ा घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तान की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने वैश्विक आतंकवादी के रूप में एक भारतीय नागरिक पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। जानकार सूत्रों के अनुसार समिति के समक्ष पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाने के कारण पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को अमेरिका ने रोक दिया और उसे समाप्त कर दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी। फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में आरोपित आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के साथ नोएडा में भी टीम छापेमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और उसके कई सहयोगियों को दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की गहरी साजिश में शामिल पाया गया है। इस दौरान पैसों की लेन देन को लेकर बात सामने आई थी। अब ईडी की कार्रवाई को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद उच्चायोग में कर्मियों की संख्या में होगी 50% तक कमी। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की जासूसी करने और इस्लामाबाद में भारतीय कर्मचारियों के उत्पीड़न और उनके अपहरण की घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में 50% कर्मचारी कम किए जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भी 50% कर्मचारी कम करने का फैसला लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब कर पाकिस्तान के आधे कर्मचारियों को वापस भेजने को कहा है। पाकिस्तान के कई उच्चायोग अधिकारियों पर आतंकवादियों के साथ संबंध और जासूसी का आरोप लगा है। भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली स्थित उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र के अकोला में मंगलवार की शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह भूकंप शाम करीब 5:28 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। केंद्र ने बताया कि अकोला से 129 किलोमीटर दक्षिण में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। आपको बता दें कि देश में कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के रूस दौरे पर हैं। मॉस्को में बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड में शामिल होंगे। वहीं इस बीच ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री भी परेड में शामिल होने के लिए रूस जा सकते हैं। चीनी न्यूज़ वेबसाइट ने यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है कि वही राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है।
न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक मॉस्को में दोनों देश के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की कोई योजना नहीं है। इसे महज चीनी वेबसाइट की प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करार दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत चीन विवाद को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के इस रुख को स्वीकार कर हमारी स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने जो भी कदम उठाए उसका कारण केंद्र सरकार की विदेश नीति की असफलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्थापित कूटनीति की आधारभूत संरचना को ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान में चीन सीमा पर शांति है। चीन की ओर किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं की जा रही है। वहीं नेपाल बॉर्डर पर नेपाली सुरक्षा बलों की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल अपनी सीमा में तेजी से सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। जौलजीबी के ठीक सामने नेपाल में सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। हालांकि दोनों सीमाओं पर इस समय हालात पूरी तरह सामान्य हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक तमोनाश घोष की बुधवार को मौत हो गई। वह मई के महीने में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। राजधानी कोलकाता के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 60 साल थी। वो पार्टी में पिछले 35 सालों से थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि युद्धक श्रेणी के उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन लगभग 45% है। उन्होंने कहा कि यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक बड़ा अवसर है जो उनके विनिर्माण को बढ़ा सकता है। युद्धक श्रेणी के उपकरणों में हथियार और रडार शामिल हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।